महिला आरक्षण बिल को लेकर 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा आलेख, कहा आइए हम नारी शक्ति को करें सशक्त। बोकारो के बाद हजारीबाग में भी ट्रेजरी घोटाला, करीब 15.5 करोड़ रुपए की अवैध निकासी। 3 पुलिसकर्मी भेजे गए जेल। राज्य भर के ट्रेजरी से निकासी की होगी जांच। नई दिल्ली में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति पर जोर। आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी आज करेंगे बैठक। और एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने देश को दिलाए कई स्वर्ण। रूपा रानी तिर्की, बसंती और रेशमा के साथ सौरभ और दिनेश का दिखा दम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा की सीटें बढ़ाने और महिला आरक्षण को लेकर देश में जल्द बड़ा फैसला हो सकता है। 16 अप्रैल से संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें महिला आरक्षण बिल पर मुहर लग सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आलेख में महिला आरक्षण को समय की मांग बताया है। देशवासियों को बताया है कि आखिर महिला आरक्षण बिल की जरूरत क्यों है। उन्होंने देशवासियों के लिए इस लेख को लिखा और बताया कि संसद का ये निर्णय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई शक्ति देगा, साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं का उचित स्थान सुनिश्चित करेगा। उन्होंने आगे लिखा कि इसी महीने 16 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ावा देने वाले एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा और उसे पारित किया जाएगा। पीएम का मानना है कि इसे महज एक विधायी प्रक्रिया कहना कम होगा, क्योंकि ये पूरे भारत में करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि नारी शक्ति देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। आज देश के हर सेक्टर में नारी शक्ति मिसाल बन रही है। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि बीते 11 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के लिए एक अनुकूल माहौल देश में तैयार करने पर जोर दिया गया है। शिक्षा तक बढ़ती पहुंच, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, वित्तीय समावेशन में बढ़ोतरी और बुनियादी सुविधाओं तक बेहतर पहुंच ने आर्थिक और सामाजिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी को मजबूती दी है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना केवल प्रतिनिधित्व का विषय नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र को अधिक संवेदनशील, अधिक संतुलित और अधिक उत्तरदायी बनाने का प्रयास है। जब सितंबर 2023 में संसद ने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, इसे पीएम ने अपने जीवन के सबसे विशेष अवसरों में से एक बताया है। इस बात की जरूरत पर भी जोर दिया कि 2029 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के प्रावधानों के साथ कराए जाएं। पीएम ने इस बात का भी जिक्र किया है कि पिछले कई दशकों से पूर्व सरकारों द्वारा लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं को उनका उचित स्थान दिलाने के लिए बार बार प्रयास किए गए, समितियां गठित की गई, विधेयकों के मसौदे प्रस्तुत किए गए, लेकिन वो कभी पारित नहीं हो सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हमें दशकों पुराना संकल्प पूरा करना होगा और इससे ही हमें विकास की गति को बनाए रखने में मदद मिलेगी। नारी शक्ति के प्रति हमारा दायित्व है, इसीलिए महिला आरक्षण बिल को पारित कराने के लिए सहमति बहुत जरूरी है। इसे बड़े राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर देखा जाना चाहिए। पीएम ने सभी सांसदों से अपील की है कि वो नारी शक्ति के लिए इस महत्वपूर्ण कदम का समर्थन करें और जिम्मेदारी और दृढ़ संकल्प के साथ इस दायित्व को पूरा करें। मैं माताओं, बहनों, बेटियों से एक बात करना चाहता हूं। भारत ने तय किया है कि 2047 में जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे, तब तक हमने विकसित भारत बना के रहना है। लेकिन मेरे 2-2.5 दशक के सरकार के मुखिया के रूप में जो मेरे अनुभव है, उस अनुभव के आधार से मैं कह सकता हूं कि हमें विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है, तो हमें हमारी मातृशक्ति को, हमारी नारी शक्ति को उनके पूर्ण सामर्थ्य का
राष्ट्र के विकास में जोड़ना ही होगा। हमने कुछ वर्ष पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था और सभी राजनीतिक दलों ने सहमति से किया था और सबकी इच्छा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में, विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए। पिछले कुछ दिनों से हम सभी राजनीतिक दलों से बातचीत कर रहे हैं। ज्यादातर दलों ने समर्थन भी दिया है। एक बहुत ही सकारात्मक माहौल दिख रहा है। इन्हीं विषयों को लेकर के मैंने आज अखबारों में एक लेख लिखा है। मेरे अपने विचार मैंने साझा किए हैं, लेकिन मैं आज आपसे आग्रह करता हूं, आप इस लेख को जरूर पढ़ें, औरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें और हम सभी राजनीतिक दलों को प्रेरित करें, उनका उत्साहवर्धन करें कि वो उमंग के साथ 16, 17, 18 संसद में इस विशेष काम के लिए जब हम मिल रहे हैं तो इसको पारित करें और सब मिल करके इसका जश्न मनाएं। चलिए, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं। लेख पढ़ने के बाद आपके कमेंट जरूर मुझे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। संसद में महिलाओं को बड़ा प्रतिनिधित्व देने की सुगबुगाहट के बीच आधी आबादी में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। पद्मश्री चामी मुर्मू ने भी केंद्र सरकार की पहल का स्वागत किया है। ये में महिलाओं को हर जगह अपना पहचान बना रही है, पर जगह मिल रही है। अब ये में भी विधानसभा में या लोकसभा में या कोई भी ऐसे विभाग है, जैसे आर्मी में, मिलिट्री में, बहुत जगह अपना, डॉक्टर में, ये में हर जगह अपना जगह ले रही है। और ये करके इसके लिए कदम से कदम ये करके सरकार महिला और पुरुष को दोनों को लेने का कोशिश कर रही है। और मैं भी अपने क्षेत्र में ये करके, जो जैसे हमको पहले हमारे ये राज्य में राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू, उसके साथ मिलने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला। वो भी बहुत हमको आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ सिखाई और आज मैं राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची हूं और जो आज पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के सिलसिले में सवेरे 7 बजे से मतदान चल रहा है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने व्यापक प्रबंध किए हैं। आज की वोटिंग के साथ कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। असम, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। असम में 126 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और ये शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की है। असम में 126 सीटों के लिए 722 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 663 पुरुष और 59 महिलाएं शामिल हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा, गौरव गोगोई, बदरुद्दीन अजमल, अखिल गोगोई, लुरिनज्योति गोगोई, अतुल बोरा कुछ ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जिनकी किस्मत दांव पर है। राज्य में 2.5 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, जिनमें पुरुष और महिलाओं की संख्या लगभग बराबरी पर है। 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 6.4 लाख से अधिक युवा मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। पूरे राज्य की बात की जाए तो कुल 31,490 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 4,021 केंद्र पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित होंगे, जो लैंगिक समानता की दिशा में एक मजबूत कदम है। चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है।
आपको बताते चलें कि मतों की गिनती 4 मई को होगी। तो केरलम विधानसभा चुनाव 2026 की बात की जाए तो कुल सीट 140 है, सामान्य की बात की जाए तो 124 और अनुसूचित जाति की 14, अनुसूचित जनजाति की 2 सीट। बोकारो के बाद हजारीबाग में भी ट्रेजरी से अवैध निकासी का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि जिला कोषागार से 2 बैंक खातों में 8 वर्षों में लगभग 15.5 करोड़ रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुए हैं। 4 सदस्यीय जांच दल ने अनुसंधान के क्रम में पाया कि अवैध रूप से सरकारी राशि की निकासी हुई और उन्हें संदिग्ध बैंक खातों में हस्तांतरित किया गया। कुल 21 संदिग्ध बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया गया है। इन खातों में करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए को भी फ्रीज कर सुरक्षित कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस विभाग के लेखा शाखा में कार्यरत 3 पुलिसकर्मी गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए हैं। बोकारो और हजारीबाग ट्रेजरी से अवैध निकासी का मामला सुर्खियों में आने पर सरकार हरकत में आई है। वित्त विभाग ने संकेत दिया है कि राज्य के सभी जिला ट्रेजरी और सब ट्रेजरी में निकासी की जांच होगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी माना है कि 2 जिलों में गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है, जिसे बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री से बातचीत कर सरकार बड़ा निर्णय लेगी। राज्य की सभी 33 ट्रेजरी से निकासी की जांच कराई जाएगी। पेयजल और स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने नेपाल हाउस सचिवालय में स्थित विभागीय कार्यालय का कल औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों की उपस्थिति और लंबित फाइलों की समीक्षा की। उन्होंने बेहतर कार्य संस्कृति पर जोर दिया और कहा कि जनता की मूलभूत सेवाओं में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री प्रसाद ने गर्मी के मद्देनजर खराब चापाकलों को युद्ध स्तर पर ठीक करने की हिदायत दी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने पर बल दिया है। रांची में संजीवनी टेलीमेडिसिन कार्यशाला में उन्होंने बताया कि राज्य के सभी पंचायतों में हेल्थ कॉटेज स्थापित किए जाएंगे। श्री अंसारी ने कहा कि एआई तकनीक और टेलीमेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को हाईटेक बनाया जाएगा। पश्चिम एशिया की स्थिति पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कल 3री बैठक हुई। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। स्थिति को ध्यान में रखते हुए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की गई। बैठक में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित हो, इस पर चर्चा हुई। सरकार किसानों के लिए उर्वरक उपलब्ध करा रही है और देश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को सुगम बना रही है। रक्षा मंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने हेतु पूरी तरीके से तैयार रहें। समन्वय और लचीलापन निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखें। भारत ने पिछले 40 दिनों में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक जहाजों को सुरक्षित निकाला है। लगभग 340 टीएम, लगभग 11 दिनों की भारत की आयात आवश्यकता के बराबर क्षमता वाले कुल 8 एलपीजी जहाज सफलतापूर्वक जल डमरू मध्य से गुजर चुके हैं, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति स्थिरता को बल मिला है। इधर खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज एलपीजी आपूर्ति को लेकर रांची में बैठक बुलाई है। इसमें गैस कंपनियों और जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। बैठक में गैस की मांग, आपूर्ति और लंबित डिलीवरी की समीक्षा की जाएगी। साथ ही कालाबाजारी रोकने पर उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर रहेगा। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को धरातल पर उतार रही केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आज देश के करोड़ों युवाओं के लिए संबल बन गई है। जामताड़ा जिले में इस योजना का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर लादना गांव के उज्जवल मंडल की कहानी संघर्ष और सफलता का एक बेहतरीन उदाहरण है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बैंक से मिले बिना गारंटी के लोन ने उन्हें जामताड़ा शहर के गैचंद मोड़ पर अपनी मोबाइल और गिफ्ट की दुकान खोलने का साहस दिया। एक मेरा कारोबार था गाछंद में,
जो उसको मुद्रा लोन लेके उसको थोड़ा बहुत आगे बढ़ाए हैं। अच्छा स्कूल में पढ़ रहे हैं। सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह के और कुछ अच्छा योजना लाए। इस व्यवसाय के संचालन में उज्जवल की पत्नी सीमा मंडल भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही हैं। सीमा बताती हैं कि पहले परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी, लेकिन इस दुकान ने उनकी खुशहाली के द्वार खोल दिए। इतना खराब था कि हम पढ़ा नहीं पा रहे थे। लोन लेने के बाद, दुकान करने के बाद अब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं अच्छे से मेरा दुकान भी चल रहा है। इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे सबको दे। स्थानीय ग्राहक और पड़ोसी भी इस योजना की सराहना करते नहीं थकते। ग्राहकों का मानना है कि मुद्रा योजना ने न केवल व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को आगे बढ़ाया है, बल्कि बाजार में नई सेवाओं और प्रतिस्पर्धा को भी जन्म दिया है। मुद्रा लोन केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया बहुत ही अच्छा लोन है, जिससे बेरोजगारी बहुत हद तक दूर हुई है और दूर हो रहा है। जो इसका लाभ उठा रहे हैं वो बहुत ही तरक्की कर रहे हैं। जैसे हमारे बगल के पड़ोसी दुकान संतोषी मोबाइल है, जिन्होंने मुद्रा लोन लेकर काफी हद तक आगे बढ़ चुका है और मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे सपनों को बड़ी उड़ान देने का सशक्त माध्यम बन गई है। उज्जवल जैसे युवाओं की सफलता यह साबित करती है कि अगर अवसर और आर्थिक संबल मिले तो नया भारत आत्मनिर्भरता की हर ऊंचाई को छू सकता है। डीडी न्यूज के लिए जामताड़ा से उज्जवल की रिपोर्ट। धनबाद के मैथन में कल मधुमक्खियों के झुंड ने लोगों पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले से भगदड़ मच गई और स्कूली बच्चों समेत कई लोग घायल हो गए। मैथन बीएसके कॉलेज से मैथन जाने वाले मुख्य मार्ग पर डीवीसी मेंटेनेंस के पास स्थित फल दुकान के पास हुई। अचानक मधुमक्खियों का झुंड उग्र हो गया और सड़क पर गुजर रहे लोगों पर टूट पड़ा। स्थानीय समाज सेवी रंजीत महतो ने समय रहते राहत कार्य शुरू किया और लोगों की सुरक्षा के लिए सहायता की। बहुत से स्कूली बच्चे को मधुमक्खी ने काटा है, बहुत से लोगों को भी काटा है, यातायात कर रहे लोगों को काटा है। लगभग 15-16 आदमी डीवीसी में आए हैं। इसमें कोई एडमिट भी हुआ है, कोई घर भी चला गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा कटा है। हम लोग जाके रोड में गए और रोड के सभी लोगों को सूचित किए कि आप ये रास्ता से नहीं जाएं, कृपया आप दूसरे रास्ता जाएं, नहीं तो आप होनी में पड़ सकते हैं। घायलों को तुरंत मैथन स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के कंपाउंडर एम कुमार ने बताया कि कई लोगों को मधुमक्खियों ने काटा है और प्राथमिक उपचार किया गया है। एक व्यक्ति की हालत गंभीर है और उनका इलाज जारी है। लगभग 7 पर्सन आए थे, उसमें से 6 को तो हम लोगों ने क्योंकि कुछ होता था तो प्राथमिक उपचार करके उनको भेज दिया गया घर सारा ट्रीटमेंट करके, और एक पे काफी ज्यादा था तो उनको हम लोग एडमिट कर दिया। इस घटना ने इलाके में दहशत फैलाई है, लेकिन स्थानीय समाजसेवी और तत्काल राहत कार्य के कारण बड़ी दुर्घटना टल गई। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सावधानी बरतने की अपील की है। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। जामताड़ा के मेहीजाम थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विकास आनंद लागूरी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी के पास से पिस्तौल और कारतूस बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। इसी क्रम में पुलिस ने गुप्त सूचना पर उसे दबोच लिया। ये जो है हमारी छापामारी टीम हासिल पा रही है और राहुल राज के पास से एक देसी पिस्टल मैगजीन लगा हुआ और 8 जिंदा कारतूस जो है सच ऑपरेशन में हम लोगों ने बरामद किया है। और ये जो राहुल राज है इसका आपराधिक इतिहास भी है जो 2025 का है, और पहला इन्वेस्टिगेशन में यही बात सामने आया कि ये कुछ नया करने का आपराधिक षड्यंत्र रच रहा था। रांची के नामकोम थाना क्षेत्र से पुलिस ने मादक पदार्थों के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 1.5 लाख रुपए मूल्य का ब्राउन शुगर, मोबाइल, नकदी और वाहन बरामद किए गए हैं। इधर राजधानी के मोराबादी स्थित हरिहर सिंह रोड में एक जेवर दुकान में लूटकांड मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूटे गए जेवरात, हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं।
3 ही लोग का इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आया और तीनों व्यक्ति जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से जो भी लूट में जो भी उन्होंने उस ज्वेलरी शॉप से लूट जो करी थी उसमें अराउंड सभी आइटम्स को पुलिस के द्वारा सक्सेसफुली रिकवर कर लिया गया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। रांची के वारांगोम के स्टेडियम में जूनियर महिला हॉकी टीम चयन ट्रायल हुआ, जिसमें 61 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ट्रायल के बाद 30 खिलाड़ी चुने गए, जिनमें से विशेष कैंप के बाद 18 खिलाड़ी अंतिम टीम में चयनित होकर पुणे में होने वाली राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। देवघर में जनगणना 2027 के तहत 3 दिवसीय फील्ड ट्रेनर प्रशिक्षण शुरू हुआ। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि 44 ट्रेनर 2 बैचों में तैयार होंगे, जो प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। डिजिटल गणना तथा समय सीमा में कार्य पूर्ण करने पर जोर दिया गया। राज्य में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित उत्पाद सफाई परीक्षा 2023 के कदाचार मुक्त संचालन और विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी ने परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की है। यह 12 अप्रैल सुबह 4 बजे से 9:30 बजे तक प्रभावी रहेगी। गढ़वा में 8 अप्रैल 2026 को जनगणना 2027 के प्रथम चरण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। 8 से 13 अप्रैल तक चलने वाले इस डिजिटल प्रशिक्षण में प्रगणक और फील्ड ट्रेनर्स को डेटा संग्रहण, मोबाइल ऐप उपयोग और डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से पारदर्शी और सटीक जनगणना सुनिश्चित करने की जानकारी दी गई। महिला पुलिस कर्मियों की सेहत और खुशहाली को प्राथमिकता देते हुए इंडियन पुलिस सर्विसेज ऑफिसर्स वाइफ एसोसिएशन ने जैप 1 परिसर में विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया। इस शिविर का शुभारंभ तदाशा मिश्र, पुलिस महानिदेशक और प्रिया दुबे, अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा शौर्य सभागार में किया गया। मेदिनीनगर में उपायुक्त समीरा एस की अध्यक्षता में जनता दरबार आयोजित हुआ, जिसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए लोगों की 30 से अधिक आवेदनों पर सुनवाई हुई। भूमि विवाद, योजना लाभ, मनरेगा, स्वास्थ्य और आपूर्ति सहित सभी मामलों में 15 दिन में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। दिल्ली में 17वीं एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने धमाका किया। सौरभ कुमार, दिनेश नवनीत जोड़ी और बसंती ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। महिला फोर्स में रजत पदक मिला। झारखंड टीम के कोच और खेल अधिकारियों ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। जमशेदपुर में छात्रों के लिए 2 दिवसीय कैरियर और नेचुरल स्किल वर्कशॉप का सफल समापन हुआ। इस कार्यक्रम में स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया के आदर्शों को ध्यान में रखते हुए युवाओं को तकनीकी दक्षता के साथ साथ उनकी प्रतिभाओं को निखारने का अवसर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया अभियान से प्रेरित जमशेदपुर की सामाजिक संस्था आरंभ ने उत्क्रमित उच्च विद्यालय लक्ष्मीनगर में 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया। कार्यक्रम में ई डिजिटल इंडिया, लियो क्लब और गीता थिएटर के सहयोग से छात्रों को कैरियर मार्गदर्शन, डिजिटल अवेयरनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में प्रशिक्षित किया गया। शिक्षकों और आयोजकों ने छात्रों को आत्मविश्वास बढ़ाने, कौशल पहचानने और निरंतर सीखते रहने के लिए प्रेरित किया। हमारे स्कूल में 2 दिनों की कार्यशाला आरंभ के द्वारा ई डिजिटल संस्था के द्वारा ये आयोजित की गई थी। ये कार्यशाला थी, जैसे बच्चे अभी सोशल मीडिया इन सब चीज़ों का बहुत एआई बहुत ज़रूरी बन गया है, तो बच्चे यूज़ तो करते हैं लेकिन अवेयरनेस और उससे क्या उनको नुकसान हो सकता है, तो इसी विषय पे 2 दिनों की कार्यशाला की गई थी और बच्चों को बहुत अच्छी जानकारी दी गई। बच्चे बड़े अवेयर हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प डिजिटल इंडिया बनाने का है, उसके तहत आरंभ संस्था और ई डिजिटल के द्वारा आज सरकारी विद्यालय जेमको में एक डिजिटल अवेयरनेस का प्रोग्राम 2 दिवसीय रखा गया था, जिसके तहत हमने बच्चों को कक्षा 6 से लेकर 10 तक के बच्चों को डिजिटल अवेयरनेस के बारे में बताया, जहां हमने उन्हें एआई के बारे में बताया, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बताया, सोशल मीडिया अकाउंट कैसे हैंडल करे बताया और साइबर सिक्योरिटी कार्य के बारे में बताया। छात्रों को इस वर्कशॉप से डिजिटल और एआई टूल से संबंधित विषयों पर जानकारी दी गई। छात्रों का मानना है कि इससे उनकी नैसर्गिक प्रतिभाओं को पहचानने में भी मदद मिलेगी। ई डिजिटल इंडियंस का क्लासेस चल रहा है, तो इसमें हमें एआई के बारे में
और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं। कार्यक्रम का समापन प्रमाण पत्र वितरण के साथ हुआ। यह 2 दिवसीय वर्कशॉप छात्रों को रोजगार परक और डिजिटल कौशल से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनी है। जमशेदपुर से कुमार कुणाल की रिपोर्ट। दिल्ली में एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप चल रहा है, जिसमें झारखंड के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं। झारखंड के खिलाड़ियों के बूते प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने दम दिखाया। सौरभ कुमार ने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। दिनेश ने दिल्ली के नवनीत के साथ दूसरा स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अंडर 25 बालिका एकल वर्ग में बसंती ने स्वर्ण पदक हासिल किया। महिला फोर्स स्पर्धा में अन्य खिलाड़ियों के साथ मिलकर झारखंड की रूपा रानी तिर्की और रेशमा ने रजत पदक पर कब्जा जमाया। और अब बात मौसम की। राज्य में आज भी कई क्षेत्रों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। कल से मौसम साफ होने की उम्मीद है। कल रात रांची और आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई, जिससे तापमान में काफी गिरावट हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि आने वाले दिनों में तापमान थोड़ा बढ़ सकता है। पिछले 24 घंटे के दौरान सरायकेला में 36.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक तापमान रहा। धनबाद में कल अचानक बदले मौसम ने बुक फेयर पर कहर बरपा दिया। तेज आंधी और बारिश के चलते पंडाल क्षतिग्रस्त हो गए और हजारों किताबें पानी में भीगकर खराब हो गईं। मौसम की इस मार से आयोजकों और स्टॉल धारकों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। धनबाद की रणधीर वर्मा स्टेडियम, जिसे गोल्फ ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है, में बंगाली वेलफेयर सोसाइटी द्वारा बुक फेयर का आयोजन किया गया था, लेकिन अचानक बदले मौसम ने पूरे आयोजन को प्रभावित कर दिया। तेज हवा के कारण पंडाल के कई हिस्से गिर गए और लाइटें टूटकर नीचे आ गईं। 50-60 हजार के ऊपर ही हुआ होगा। आप यहाँ स्टॉल लगा? हाँ, 3 स्टॉल है हमारा बुक्स का। हाँ, वो आधे पौन घंटे में सब हो गया, ऐसा लग रहा है। 1 घंटा ज्यादा बारिश आया हुआ। बुक स्टॉल संचालक बताते हैं कि इस बुक फेयर की तैयारी पिछले 3 महीनों से की जा रही थी और पंडाल पर ही लाखों रुपए खर्च किए गए थे। दूर दराज के राज्यों से आए स्टॉल संचालकों की मेहनत 1 घंटे की बारिश में बेकार हो गई। कई स्टॉल में रखी हजारों किताबें पानी में भीगकर बर्बाद हो गई। एक प्रॉब्लम हो गया, विशाल प्रॉब्लम हो गया, बहुत लॉस हो गया, बहुत लॉस। फिलहाल आयोजक नुकसान का आकलन कर रहे हैं, लेकिन इस अचानक आई प्राकृतिक आपदा ने बुक फेयर की रौनक को फीका कर दिया है। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महिला आरक्षण बिल को लेकर 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा आलेख, कहा आइए हम नारी शक्ति को करें सशक्त। बोकारो के बाद हजारीबाग में भी ट्रेजरी घोटाला, करीब 15.5 करोड़ रुपए की अवैध निकासी। 3 पुलिसकर्मी भेजे गए जेल। राज्य भर के ट्रेजरी से निकासी की होगी जांच। नई दिल्ली में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति पर जोर। आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी आज करेंगे बैठक। और एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने देश को दिलाए कई स्वर्ण। रूपा रानी तिर्की, बसंती और रेशमा के साथ सौरभ और दिनेश का दिखा दम।